Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to today demo class. This class is for Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission lectureship and subjects specialist jobs in chemistry. इस डेमो क्लास में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप फेल क्यों होते हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाती लोगों की, वो क्या गलतियां करते हैं। और मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगा। ऑब्वियसली आप तो मुझे नहीं जानते। और मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ रीडिंग मटेरियल और सिलेबस बताऊंगा। और आई एम सॉरी कि पास्ट पेपर्स नहीं बताऊंगा। और इसके अलावा आई विल टेल यू कि सेशन जो मैंने स्टार्ट करना है तो उसको किस तरह लेकर चलना है। ठीक है। और एंड पे इफ वी हैव टाइम तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा भी दूंगा, ताकि आपको मेरी जो टीचिंग स्ट्रेटजी है वो समझ आ जाए। ठीक है। डियर फरमानुल्लाह, आप ना वीडियो ना ऑन करें। आपकी वीडियो ऑन हो जाती है। तो ये फर्स्ट स्लाइड मैंने एक्चुअली ये लगानी नहीं थी। मेरी फर्स्ट स्लाइड तो कोई और थी, बट मुझे फेसबुक पे ये रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा आया सुनने में, ये दोनों बातें। तो फिर मैंने इन दोनों बातों के ऊपर ये हेडिंग दे दी। Why do candidates fail to be allocated in KPPSC? क्यों फेल होते हैं, वो क्यों नहीं उनकी सिलेक्शन हो पाती। एक तो ये कि वो शॉर्टकट नोट्स जैसे कि कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है, वैसे ही वो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी भी करते हैं। और दूसरा वो कहते हैं जी पास्ट पेपर्स प्लीज सर, पास्ट पेपर। भाई पास्ट पेपर्स में से कुछ नहीं आना, अल्लाह के बंदो। हाँ, पास्ट पेपर्स आपको आइडिया देते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस क्या है, और बस ये आइडिया देते हैं। और पास्ट पेपर्स का कोई फायदा नहीं है। आप प्रीवियस 2 4 5 सालों के पास्ट पेपर्स कर लो, रट्टे लगा लो। और जैसे बोर्ड के पेपर्स में या यूनिवर्सिटीज के पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं पिछले 5 साल के पेपर करने से, तो वैसे इसमें आ जाएंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। ठीक है। तो दो रीजंस हैं स्टूडेंट्स के फेल होने की। वो बुक्स स्टडी नहीं करते, या फिर नोट्स हैं तो वो किसी अथेंटिक बंदे के, किसी एक्सपर्ट बंदे के लिखे नहीं हैं। और बस वैसे ही कोई सोशल मीडिया पे नोट्स हैं तो वो पढ़ लेते हैं। उसके अलावा पास्ट पेपर्स वो पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसी में से आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, सो वो फेल हो जाते हैं। इन दो इम्पोर्टेंट बातों के बाद मैं आपको अपना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। आई एम एम फिल इन केमिस्ट्री और पीएचडी स्कॉलर, एंड करंटली मैं लेक्चरर हूँ एट गवर्नमेंट कॉलेज उकाड़ा, पंजाब। दिस इज द प्रोविंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, उकाड़ा। मे बी आप लोगों ने सुना हो। सिंस 2015 मैं यहाँ अपॉइंटेड हूँ थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर मैंने पीएमएस अभी रिसेंटली प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के एग्ज़ाम दिए हैं 2022 में। जून और जुलाई के मंथ में ये हुए थे।
ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके अलावा मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मैं न्यू लेक्चरर्स जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस में टेम्परेरी तौर पर हायर होते हैं, परमानेंटली टेम्परेरी, और प्राइवेट सेक्टर के लोग भी मुझे कॉल करते हैं कि सर हमने नए टीचर्स हायर करने हैं, तो प्लीज़ उनका डेमो ले लें या उनका इंटरव्यू लें। तो ये हर साल तकरीबन जब क्लासेस नई स्टार्ट होती हैं तो मैं डिफरेंट कॉलेजेस में विजिट करता हूँ और नए टीचर्स जहाँ हायर होते हैं वहाँ मैं जाता हूँ। फिर मेरा इसी वजह से बहुत एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के फेल क्यों होते हैं, क्यों नहीं वो जॉब कैरी कर पाते। तो इस वजह से वो भी मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता सकता हूँ ड्यूरिंग दिस सेशन। ठीक है, ये किसी ने कनोटेशन कर दी है तो ये मैं डिलीट कर लूँ, ये होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी मेरा ये फिफ्थ केमिस्ट्री का सेशन होगा आपके साथ। इससे पहले मैंने 4 केमिस्ट्री के जो सेशंस हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, अब इधर भी रिसेंटली जॉब्स आई हुई हैं केमिस्ट्री लेक्चरर की, तो वो मैंने कैरी किए हैं। कुछ मैंने 2 सेशन मेरे पीएमएस एग्जाम से पहले थे, फिर मैं एग्जाम में बिजी हो गया और फिर 2 सेशन बाद में मैंने लिए। अभी मेरा जो 4th सेशन है वो कंक्लूड हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है। तो मैं फ्री था तो मैंने आप लोगों की एड देखी कि पीपीएससी की, तो मैंने कहा कि केपी के लोगों से भी कांटेक्ट करते हैं वो क्या कहते हैं। ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक है। ये एज अ टीचर मुझे पसंद नहीं है कि बच्चों की बातें बताई जाएं कि ये टीचर बहुत अच्छा है, ये टीचर फलां है, हमें सर बड़ी समझ आई, ये वो। लेकिन बात ये है कि अगर ये बातें ना बताई जाएं तो प्रॉपर इंट्रोडक्शन भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसलिए ये कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक है जिन्होंने मुझसे पढ़ा। तो ये आप देख सकते हैं, एक स्टूडेंट है, ये दूसरे स्टूडेंट हैं और ये थर्ड स्टूडेंट हैं। ठीक है, इनके ये फीडबैक हैं। मैं पढ़ूंगा नहीं, पढ़ तो आप भी सकते हैं। ओके जी डी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट ये एक ये आज के ये हैं कमेंट्स स्टूडेंट्स के, ये जिनको मैंने आज हमारा जो सेशन अभी कल मैंने कंप्लीट हुआ था 4th सेशन, ये स्टूडेंट का रिव्यू है मेहरान अली का। और ये मेरी स्टूडेंट थी इसी सेशन की, इनको ये एम फिल में इनका एडमिशन हुआ और मेरिट में टॉप पे, एंटी टेस्ट जो वहाँ का हुआ उनमें ये टॉप पर आई। तो ये बड़ी खुश थी, इन्होंने फिर शुक्रिया अदा किया सर ये केमिस्ट्री आपने क्लियर करवाई है हमें, सो इस वजह से। ये हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी। Why do candidates fail to be allocated? तो कुछ बातें मैंने आपको पहले बताई, कुछ आप अब बताने लगा हूँ कि टेस्ट जो होता है उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं और नॉलेज भी होता है जिसे मरट्टा कहते हैं, वो भी होता है, और एनालिटिकल स्किल्स भी होती हैं, यानी कैलकुलेशंस वगैरह। आपके पासिंग मार्क्स जो पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग आपके पासिंग मार्क्स 45 में से 9 मार्क्स यानी 20% मार्क्स पासिंग है। अब बट स्क्रीनिंग टेस्ट में से, रिटन टेस्ट में से, बट पास होना इतना मैटर नहीं करता, यहाँ मेरिट में आना मैटर करता है। ठीक है, सो ये बात है। दूसरा, इंटरव्यू के जो आपके मार्क्स हैं, आपको पता है इंटरव्यू मार्क्स कितने हैं टोटल?
कमेंट करें जरा। 25। इसमें से पास होने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 60%। 60% कितना बनता है? 15 मार्क्स। नीचे फेल कर देते हैं, शाबाश, ये जिसने भी लिखा है। 25 में से 15। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 60% मार्क्स आपको इंटरव्यू में चाहिए। आप मुझे बताओ, अगर आप शॉर्टकट से नोट से और बस खुद ही पढ़ पुढ़ के जाओगे, तो जब तक आप थारो स्टडी नहीं करोगे तब तक आप 60% मार्क्स इंटरव्यू में कैसे ले सकते हैं? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बात है। और इंटरव्यू से स्टूडेंट्स बहुत घबराते हैं। ये और इंटरव्यू का तरीकाकार क्या है? कोई हम इंटरव्यू जब लेते हैं तो हम ये नहीं कि बस हम बैठ के कुछ क्वेश्चन हमने लिखे होते हैं, हम कहते हैं ये जाके पूछेंगे, नहीं। ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर उससे आगे मिलता जुलता क्वेश्चन, फिर उससे आगे उस जो जो कैंडिडेट आंसर दे रहा होता है उसी से क्वेश्चन बना के डेप्थ में ले जाते हैं। अब जिसको इन डेप्थ नॉलेज नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो इंटरव्यू पास नहीं कर सकता, डियर स्टूडेंट्स। सो इंटरव्यू मैटर्स अलॉट। और मैं आपको बताऊं कि इसी डेमो क्लास में ही मैं आपको कुछ बातें, कुछ गाइडेंस दे दूंगा, और आप जो है वो होपफुली अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में भी ले सकते हैं। अच्छा, इंटरव्यू में एक चीज जस्ट यही नहीं काउंट होती कि आप क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देते हैं। आपका ड्रेसिंग, आपका बोलना, आपका बैठना, आपका बात करना, एवरीथिंग काउंट्स। हर चीज के मार्क्स होते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स की कंसेप्चुअल बेस नहीं होती, रट्टा लगाते हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, इस वजह से फेल होते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास नॉलेज भी नहीं होता, वो पढ़ के भी नहीं जाते, तैयारी भी करके नहीं जाते, इस वजह से भी कुछ स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। ठीक है। फिर कुछ का मोटिवेशन लेवल लो होता है, हम नहीं हो सकते यार, बस हमसे कहाँ होना है, वहां पैसे चलते हैं, वहां ये होता है वो होता है। और कुछ लोग केयरलेस एटीट्यूड रखते हैं, वो तवज्जो से नहीं, मतलब तैयारी नहीं करते। और इस वजह से मैं जैसे आपको बताता हूँ कि जब मैं टेस्ट दिया करता था, तो कुछ जो मेरे क्लास फेलोज थे वो आ टेस्ट वाले दिन आते, और यार मैं तो बस रात को थोड़ा सा बुक खोली, ही हंसना शुरू, वो सारे, ओ मैंने भी बस 2 दिन हो गए, मैंने किताबें खोल ली और मैंने तो टाइम ही नहीं मिलता यार, बस मेरा दिल नहीं किया। तो ये एटीट्यूड डियर स्टूडेंट्स अगर आपका है तो आप एग्जाम देने ही ना जाएं। किराया बच जाएगा, उससे बेहतर है कि कोई अच्छा सा खाना घर में बना के खा ले, पैसे बच जाए। तो ऐसा एटीट्यूड लेके, या मिलना जुलना है दोस्तों से तो फिर चले जाएं। ठीक है। और इसके अलावा जो फेल होते हैं वो ये व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, तो एवं ही मतलब आप ही जैसे ना, मतलब स्टूडेंट्स ही सारे होते हैं, तो वहाँ गाइड कौन करेगा व्हाट्सएप ग्रुप में? और जो एक्सपर्ट बंदे हैं उनके पास इतना टाइम है कि वो आपको फ्री में गाइडेंस दे दें? ग्रुप्स में, फेसबुक्स में पीडीएफ नोट्स ये वो पढ़ते हैं, पास पेपर्स पढ़ते हैं। कुछ लोग ये डोगर्स वगैरह की और इधर उधर की बुक्स देखते हैं और पढ़ के चले जाते हैं। केमिस्ट्री ऐसे नहीं होता, कम से कम, ये मैं आपको बता रहा
केमिस्ट्री के लिए ये चीजें आपने अवॉइड करनी है। ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स ली हैं, ये जब पीपीएससी की ऐड आई थी तो कुछ लोग इस तरह, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ और डिस्कशन होगी और ये वो, और मैं यूट्यूब चैनल, तो ये आप टाइम ज़ाया करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ऐसी जगहों पर कोई खास फायदा नहीं होता। तो क्या आप रेडी हैं इस तरह की मिस्टेक्स को अवॉइड करें? ठीक है, इस तरह की मिस्टेक्स ना करें और अपने ऊपर एक एहसान करें कि इन चीजों से अवॉइड करें। दिस इज द वे ऑफ सक्सेस। ये एक फिगर है और बहुत सारे लोग ये रास्ता सीधा सीधा सा है तो वो समझते हैं कि ये रास्ता इजी है, हम यहाँ से जाएंगे, वो वही नोट्स और पास्ट पेपर्स वाले लोग हैं, लेकिन एक्चुअली वो रास्ता उन्हें उलझा रहा है। और ये बंदा मेहनती है, ये कहता है बस ये हल्की सी दीवार है, थारो स्टडी कर लो, मतलब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि आप मतलब कंसेप्चुअल स्टडी करें। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं आप, तो आप गाइडेंस ले लें, मतलब सेशन ले लें, टीचर से पढ़ लें, और आप थोड़ी सी ये दीवार है इसको तोड़ लें तो आगे रास्ता सीधा सा है, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन इसकी कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि हम सब लोग आसानी बड़ी पसंद करते हैं। तो ये बेचारा बस कोशिश करता है, उन्हें बुला रहा है कि आप आ जाएं और मेहनत करेंगे हम स्टार्ट में, उसके बाद रास्ता आसान है। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, हमें जो आसान रास्ता नजर आ रहा है हम वही करेंगे, मेहनत जो है वो हमने नहीं करनी, या हमने मैच देखना है या इस तरह की चीजें हैं। ये जो मेरा सेशन होगा केमिस्ट्री का, उसको ज्वाइन करने की कुछ फायदे मैंने लिखे हैं। अगर आप मेरा सेशन ज्वाइन करते हैं, थारोली मुझसे पढ़ते हैं, तो आपकी कंसेप्चुअल मैं आपको टीच करूंगा। बस ये नहीं है कि पावर पीपीटी स्लाइड से आपको पढ़ के सुना दूंगा, इसका आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे तो आप डोलेंगे नहीं, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में आप मार नहीं खाएंगे डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको गारंटी देता हूँ। फिर मैं आपको, आम टॉपिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बीएससी एफएससी लेवल का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो कितना कितना कवर करें, उसमें से क्या क्या करें, आपको इतना आइडिया नहीं है। मतलब उस टॉपिक्स सारे पढ़ें या उस टॉपिक में से कितना करें जो एमसीक्यूज के लिए हमें इम्पोर्टेंट हो, जो इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट, तो सारा सिलेबस कवर करने आप बैठ जाएं तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मैं आपको कोई स्मार्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरह आपने सिलेबस कवर करना है। फिर मैं आपको अपने बनाए हुए स्मार्ट नोट्स, यानी हर चैप्टर के कोई 10 पेजेस 15 पेजेस नोट्स के होंगे, वो आपको मैं दूंगा। तो वो आपके लिए इनफ होंगे, प्लस आपने मेरे लेक्चर्स भी लें तो, जस्ट नोट्स का भी फायदा होगा बट लेक्चर्स लें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। क्योंकि नोट्स पर जस्ट नोट्स होंगे, डिटेल नहीं लिखे होंगे फिक्रे, वो बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें उसमें होंगी, इस वजह से। ठीक है, मैं आपको फिर बताऊंगा कि आप मेरे नोट्स से अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी डियर स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेटजी होती है कि आप एग्जाम से एक दो दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करें, ये एक तरीका होता है। या आप एग्जाम, आपका टेस्ट है सपोज 9 बजे, तो आप 9 बजे से कुछ 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले पूरा सिलेबस तो रिवाइज नहीं हो सकता। तो फिर एक एक तरीकाकार है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने निकाले होंगे, अपने नोट्स बनाए होंगे, उनको रिवाइज करें, जो भूल जाने वाली चीजें हैं। जो तो कंसेप्ट्स आपको आते हैं उनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ना, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ रट्टे वाली बातें ऐसी होती हैं जो जो आपके ब्रेन से स्किप हो जाती हैं, तो उनको नोट कर लें अगर,
तो आप अपने स्मार्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और ये इस तरह होने चाहिए कि एक चैप्टर जो है वो आधे पेज या एक पेज से ज़्यादा ना हो। यानी ये मेरे नोट्स से भी ब्रीफ नोट्स कैसे आप तैयार करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, और ये एग्जाम में और इंटरव्यू में ये स्ट्रेटजी आपके काम आएगी। पूरी पूरी बुक्स फिर आप जो है वो 3 घंटे में भी रिवाइज कर सकते हो। फिर ऑनलाइन आपकी टेस्टिंग लूंगा, मतलब हर चैप्टर जो आप पढ़ेंगे उसकी फिर टेस्ट होगा, ऑनलाइन एमसीक्यूज टेस्ट। वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा उसके लिए आपकी स्किल्स, फिर मैं आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें, प्रेजेंटेशन और टीचिंग स्किल्स, इंटरव्यू के लिए आपके काम आएंगी। ये चीज़ें, ये मैं आपकी चीज़ें इम्प्रूव करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ऑनलाइन जोम पे क्लास होगी 7 to 8:30 PM डेली। टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, जैसे आप कहेंगे वो टाइम हम अरेंज कर सकते हैं, बिकॉज कॉलेज के बाद मैं फ्री होता हूँ। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका नेट शेट वगैरह के इश्यूज क्या हैं। सेशन ड्यूरेशन तकरीबन 45 डेज का होगा, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लेक्चरर दोनों की प्रिपरेशन हम इंशाल्लाह करेंगे। अगर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का टेस्ट इससे पहले अनाउंस हो जाता है कोई, यानी आज से 1 माह बाद, तो हम थोड़ा सा एडिशनल टाइम लेके उसका सिलेबस और वो चीज़ें पहले कवर कर लेंगे। ठीक है। और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वालों, फिर लेक्चरर वालों को मैं थोड़ा आगे ले जाऊंगा। टोटल फीस 6,000 थी। मैंने वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ रहे थे उनसे ली। बट मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस कर रहे थे केपी से कि सर हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते ये वो, तो मैंने 5,000 फी यानी 1,000 लेस कर दिया है। और इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स को कंसेशन है जो वाकई डिजर्विंग होंगे, वो कंसेशन उनको तो कुछ अवेल हो सकती है। तो ये इतना भी कोई बड़ा इशू नहीं है कि आप में और आपकी लर्निंग में पैसा हायल हो जाए, ये भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये इनरोल होने का तरीका है, खैर ये आपको, आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको दोबारा भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये आप फी जमा करवाने का मेथड है। फिर आप फी जो है वो मुझे रिसिप्ट शेयर कर सकते हैं। ये स्टूडेंट, ये वॉरेन बफे एक बिजनेसमैन है, उसकी एक कोटेशन है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। जो बहुत सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो आप अपने ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करें वो होती है। यानी आप अपनी स्किल्स को बेहतर करने के लिए आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने ऊपर, वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। जितना ज्यादा आप लर्न करते हो उतना ही ज्यादा आप अर्न करते हो। ये वॉरेन बुफे का कॉल है। सो बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे हैं कि वो भी जो हैं सेशंस या 3 डे सेशन, 1 वीक सेशंस अटेंड करते हैं, ताकि उनके बिजनेस या उनकी स्किल्स मजीद इम्प्रूव हो सकें। सो ये कोई नई चीज़ नहीं है कि आप कहें कि आप एमएससी और एमफिल कर गए हैं तो अब आपको अपनी स्किल्स इम्प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप मुझसे सीखते हैं तो आप बाकी लोगों से कुछ साल, 2 साल, 3 साल पहले, जहां वो 3 साल धक्के खा के पहुंचे हैं, बार बार टेस्ट दे के फेल होके पहुंचे हैं, बार बार प्राइवेट कॉलेजेस या गवर्नमेंट जो टेस्ट है उनसे फेल होके पहुंचे हैं, तो आप उनसे पहले थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके पहुंच सकते हैं। सो ये आपके लिए एक मोटिवेशन थी, बात थी। ठीक है। नाउ मैं आपको बगैर टाइम वेस्ट किए ले चलता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आपका होगा स्केजुअल होगा, यानी सिलेबस होगा, और सेशन का स्केजुअल भी होगा। ये जैसे आज 20 सितंबर है, ये आपकी फ्री डेमो क्लास है, इस तरह ये मैंने सारा स्केजुअल डिजाइन किया हुआ है, देखिए। ठीक है। टॉपिक्स मेरा ख्याल है ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं मतलब
बोलूं क्या, आपको पता ही है। तो और मैं आपको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में, कोई इशू नहीं है। आपको मैं ये शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं कि सर ने क्या क्या सिलेबस जो है वो निकाला हुआ है, और केपीपीएससी में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। जो मैंने आपके पास पेपर्स और ये सारी चीज़ें देखी हैं, और कुछ मेरे उधर फ्रेंड्स हैं उनसे बातें की हैं जिन्होंने लेक्चरशिप क्वालिफाई की हुई है, तो आपका टेस्ट बहुत आसान होता है रिलेटिवली। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वो थोड़ा हाई फाइड होता है। फिर उसके पासिंग मार्क्स भी 40% है, और वहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। बट यहाँ आपके यहाँ केपी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको बहुत फायदा है। और रिटन टेस्ट के पासिंग मार्क्स भी कम है। ठीक है। सिलेबस भी आपका कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का सिलेबस यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से कम है, बीएससी का। ओके साइमन। डियर स्टूडेंट, ये कुछ फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, स्टिक्योमेट्री ये हम पढ़ेंगे। और इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री, ये स्टूडेंट टाइमिंग का हम कर लेंगे, डोंट वरी, इट्स ओके, ये कोई इशू नहीं है। आप यहाँ फोकस करें फिलहाल, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में ये चैप्टर्स हैं: एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन कोलाइड्स, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। ये आपके टेस्ट क्लास होगी आपकी, और एक क्लास हो गई, यानी आज आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो कल आपका टेस्ट होगा, और फिर बाद में आप केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर कल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कल आपका इसका टेस्ट होगा, और परसों फिर इस तरह टेस्ट भी आपके साथ साथ होते जाएंगे, सिलेबस कवर होता जाएगा। तो सेशन लेने का कि ये भी फायदा है कि आपके सर पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है कि मैंने ये टेस्ट अब देना है, सर ने पूछना है, तो ये चैप्टर हो जाएगा, फिर आप पढ़ेंगे मुझसे। तो इस तरह एक स्केड्यूल वाइज, एक तरतीब वाइज आपकी तैयारी होना शुरू हो जाएगी, ये फायदा आपको होगा। फिजिकल केमिस्ट्री का ओवरऑल टेस्ट, फिर जब फिजिकल के सारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे तो ये एक ग्रैंड टेस्ट 45 मार्क्स का आपका, मैं जस्ट फिजिकल का टेस्ट लूंगा। ओके। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चैप्टर स्टार्ट होंगे, और ये चैप्टर्स हम आइसोमरिज्म वगैरह, हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक, फिर अल्कोहल, फिनोल, ये चैप्टर्स करने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ग्रैंड टेस्ट होगा 45 मार्क्स का। ठीक है। देखें आपकी कितनी टेस्टिंग होगी, और स्क्रीनिंग टेस्ट का आपका जो डर है ना, वो धुआं बन के उड़ जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स होंगे: फिजिक, periodicity है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एसिड बेस इक्वलर, डी ब्लॉक, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट एनालिटिकल और प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में सारे ही आएंगे, यानी आपका इन्हीं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, प्रैक्टिकल पोर्शन सारा ही आएगा। ठीक है। वैसे देखें ना, प्रैक्टिकल की एक कॉपी होती है पूरी, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये से 8 से 9 पेजेस का ये नोट्स होंगे, वो दूंगा। आपका इंटरव्यूज चाहे वो पूछ लें प्रैक्टिकल से, चाहे वो आपका रिटर्न टेस्ट में से पूछ लें, आपका प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो फिर आपका फाइनल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट हो जाएगा। तीन आपके टेस्ट इस तरह होंगे: फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और फिर एक फाइनल टेस्ट आपका पूरा ओवरऑल टेस्ट होगा पूरे सिलेबस में से। इस तरह आपकी तैयारी होगी डियर स्टूडेंट्स। ये सजेस्टेड बुक्स हैं, मटेरियल्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहें मैट्रिक की टेक्स्ट बुक्स आप ज़रूर पढ़ें, एफएससी की टेक्स्ट बुक पढ़ें। आई रिकमेंड के एक भी लाइन ना छोड़ें, ध्यान से इनको पढ़ें। और फिर फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी लेवल की बाय चौधरी सनाउल्लाह, ये मेरे टीचर भी हैं बहुत अच्छे, ये पंजाब में ये केमिस्ट्री के टीचर हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के, लाहौर में ये पढ़ाते हैं।
इस टाइम जीसी लाहौर में है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। रिटायर होने के बाद वहाँ बस एक दो लेक्चर ये विजिटिंग के तौर पे लेते हैं। तो फिजिकल में इनका बड़ा नाम है। क्या आप लोगों ने केपी में इनका नाम सुना है? मेरा ख्याल में नहीं सुना होगा, बिकॉज उधर से मैंने किसी का नाम नहीं सुना हुआ। ठीक है, इसके अलावा अब परेशान ना हो, अगर आपके पास कोई कारवान वालों की या कोई और बुक भी है फिजिकल की, तो होपफुली वो भी ठीक होगी, सो डोंट वरी। ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छा ठीक है, नहीं सुना हुआ। और हाँ जी, कुछ कह रहे हैं कि सुना हुआ है, ये सर की बुक्स होती हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी की गुलाम रसूल की अच्छी बुक है। और मैंने एक और नाम लिखा हुआ है, ये जीडी टुल्ली, ये सुना हुआ है आपने? जीडी टुल्ली का नाम सुना हुआ है? हो जाएगी तहसीन, कंप्लीट हो जाएगी, होपफुली हो जाएगी, डोंट वरी। बट बट ये मैंने यहाँ शो शाह के लिए लिखी है ताकि आप मुतासर हो जाएं। इससे पढ़ना आपने नहीं है डियर स्टूडेंट्स। इतनी गहराई वाली चीजें नहीं टेस्ट में पूछी जाएंगी। हाँ, अगर आपकी इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है तो फिर आप इंटरव्यू में जाने से पहले बीएससी की बुक्स जरूर पढ़ें। किस कंसेप्ट की समझ ना आए तो फिर जीडी टुल्ली वाली बुक कंसल्ट कर लें। समझ रहे हैं? मैं आपको अंदाज भी बता रहा हूं कि मुतासर कैसे होते हैं बच्चे, लेकिन बच्चे अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं मुतासर होने के बाद। जीडी टुली इतनी मोटी और बारीक बारीक लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट, आप पढ़ेंगे तो आप फिर वो ही पढ़ेंगे। बाकी इन ऑर्गेनिक और फिजिकल और आप ये सब क्या करेंगे? और एग्जामिनर ने उससे टेस्ट नहीं बनाना। एग्जामिनर ने जो पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है एफएससी बीएससी, उसी सिलेबस में से उसने उठा के टेस्ट बनाना है। सो शब्बीर जान, आप प्लीज दोबारा कनेक्ट हो जाएं, ठीक है? आपका नेट हेल्ड हो गया होगा। बीएस बाल इनऑर्गेनिक की है या ऑर्गेनिक की है बीएस बाल की बुक? नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है डी स्टूडेंट, ये भी आप गुलाम रसूल चौधरी की बुक ले सकते हैं। और इसके अलावा बीएस भाल की बुक भी आप ले सकते हैं। बट आई रिकमेंड अगेन कि अगर आपको यहाँ से पढ़ना इजी लग रहा है, अगर आप समझते हैं कि ये मैं मुझे इजी है, तो फिर ये बुक रिलेटिवली जीडी टुल्ली की निस्बत ठीक है। बट आई रिकमेंड टू रीड लोकल बुक। बाज दफा टेस्ट और इंटरव्यू को कुछ लोग इतना बड़ा हवा बना देते हैं कि वो जो नए बच्चे हैं वो समझते हैं कि पता नहीं ये क्या भला है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप गुलाम रसूल की बुक भी पढ़ लें तो डोंट वरी। ठीक है, चलें शब्बीर जान, आपको मेरी आवाज तो आ रही है? सो इसलिए आ, ये बुक भी ठीक है गुलाम रसूल चौधरी की। अगर आप बीएस भाल की पढ़ना चाहें तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप वो भी पढ़ सकते हैं। ओके। सो ये था हमारा सजेस्टेड मटेरियल्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये मैं एक्चुअली पहले बोल रहा था बट ये शेयर नहीं हो पाई, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। स्क्रीन कोई और चल रही थी,
रिकॉर्डिंग में भी, और स्टूडेंट्स जो जोम पे सुन रहे थे। बट वो एक्चुअली स्लाइड ये थी जो मैं बोल रहा था। तो इसमें मैंने फिजिकल का बताया, फिर मैंने ये सिलेबस सारा बताया है, फिर मैंने बताया कि इसका हम सिलेबस वाइज पढ़ाऊंगा मैं, और फिर टेस्ट साथ साथ लूंगा, और फिर मैं कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट लूंगा। तो ये आप नोट कर सकते हैं। फिर मैं ऑर्गेनिक का ये सिलेबस सारा शो किया हुआ है, ये चैप्टर्स हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे और फिर इनका ग्रैंड टेस्ट लेंगे। तो ये चैप्टर मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि बस मैं पीपीटी से बोलता जाऊंगा और आप सुनते जाएंगे। ये स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ इंटरेक्शन करूंगा और आपके दिमाग को हिलाऊं जलाऊंगा, ताकि आप में कोई मिसकंसेप्शंस हैं तो वो बाहर आ जाए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स हैं, और ये फिर इसका ग्रैंड, अब इसका टेस्ट होगा इनऑर्गेनिक का फाइनल, 45 मार्क्स का टेस्ट। फिजिकल का भी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जब ये आप टेस्ट देंगे तो इंशाल्लाह आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का डर खत्म हो जाएगा। फिर एक ग्रैंड टेस्ट होगा पूरे सिलेबस का, तो ये भी हम इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे। जी, फरमानुल्लाह। क्योंकि हम वन डे में वन चैप्टर होगा, वो इसलिए कि हम अब वो मैट्रिक या एफएससी के स्टूडेंट्स तो नहीं है ना। हमने कम से कम 16 साल ये पढ़ा है, तो इसलिए ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं होंगी कि आप समझ ही ना पाए। आसान होगा ये, ठीक है। फिर मैंने ये सजेस्टेड मटेरियल बताया था एंड पे, कि आप मैट्रिक और एफएससी की केपी की टेक्स्ट बुक्स पढ़ सकते हैं, और ये फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बुक्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, मैं आपको अपनी जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो थोड़ी सी बताए देता हूँ। ये देखिए, दिस इज दी फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री या फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, आप इसे कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल्स में सबसे पहली बात यह है कि डियर स्टूडेंट्स, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले, यानी यूनान की सिविलाइजेशन अरूज पर थी। तो यूनानी यानी ग्रीक फिलोसफर्स का ख्याल था कि ये जो मैटर है, everything that has mass and occupies space, हर वो चीज जो मैस रखती है और जगह घेरती है। मैस से मुराद होता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की मिकदार, ठीक है। एवरीथिंग दैट हैज सम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, यानी मैस एंड ऑक्युपाइज स्पेस, दिस इज कॉल्ड मैटर। उन्होंने कहा कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल्स का बना है। फिर डेमोक्रिटस एक ग्रीक फिलोसफर्स था, उसने इन टाइनी पार्टिकल्स का नाम रखा एटोमॉस से, एटम। एटम वर्ड एटमॉस से लिया गया है, इसका मतलब है इनडिविजिबल, ना काबिल तकसीम। इनका ख्याल था कि हम मैटर को अगर डिवाइड करते जाएं तो हम एक टाइनी पार्टिकल पे पहुंच जाएंगे, जिसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसको उन्होंने नाम रख दिया एटम। फिर इसके बाद मुस्लिम साइंटिस्ट का दौर आया, बट उन्होंने एटॉमिक थ्योरी पे कोई काम नहीं किया, उनका ज्यादातर काम प्रैक्टिकल पे था। सो जॉन डाल्टन एक इंग्लिश केमिस्ट था, इसने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी 19वीं सदी में, और इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए। पहला पॉइंट वही था जो ग्रीक फिलोसफर्स का था। हाँ जी, ये एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया तहसीन, आपने मुझे याद करवा दी। ये तो बात बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि अगर आपका लेक्चर मिस होता है तो ये रिकॉर्डिंग हो रही होती है,
तो ये आपको आपके स्पेसिफिक ईमेल पे मिल जाया करेगी। ठीक है, सो डोंट वरी। पहला पॉइंट इसका वही था जो ग्रीक फिलोसफर्स का था कि जो मैटर है वो एटम्स का, टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। ये दूसरा इसका पॉइंट था कि जो एटम है उसको तकसीम नहीं किया जा सकता और ना ही तोड़ा जा सकता है। फिर इसका तीसरा पॉइंट था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक ही एलिमेंट के एटम्स एक जैसे होते हैं। चौथा पॉइंट था कि जो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है, उनका साइज, उनका मैस और उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, बस यही पॉइंट इसका ठीक निकला। जी बिल्कुल, ये मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे नोट्स हर चैप्टर के। देखें किस तरह मैंने बनाए हुए। तो यही पॉइंट बस ठीक था, चौथा। बाकी तीनों पॉइंट्स गलत साबित हुए। यानी एटम, मॉडर्न रिसर्च कहती है कि एटम तो डिवाइड किया जा सकता है और एटम को तोड़ा भी जा सकता है। ये मॉडर्न रिसर्च कहती है। इसलिए फिर मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम जो है वो आएगी, ये वाली डेफिनेशन। दिस एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली या विच कैंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दोनों तरह के एटम्स होते हैं। कुछ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, अकेले रहेंगे। नोबल गैसेस का पता है ना आपको, सब लोग जानते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, इनके एटम्स ना तो आपस में और ना ही किसी भी दूसरे नोबल गैस के जो एटम है उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, ना किसी और दूसरे एटम के साथ, ना अपने में ना किसी और। सो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन नोबल गैसेस के अलावा बाकी जितने भी एटम्स हैं वो बॉन्ड बनाए बगैर अपना वजूद नहीं रख सकते। वो बॉन्ड जरूर बनाते हैं, यानी वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, आजाद नहीं रह सकते। ये एटम की डेफिनेशन है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can exist independently in case of noble gases or which can't exist independently in case of other elements। ठीक है। मॉडर्न रिसर्च ने कहा कि एटम जो है ये तो डिविजिबल है और एटम्स जो हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने होते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, शायद आपने ये बात ना पढ़ी हो, एडिशनल मैं आपको बता रहा हूं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दो बड़ी टाइप्स हैं, एलिमेंट्री और कंपोजिट। एलिमेंट्री वो हैं जो किसी और से नहीं बने होते। ये बुनियादी सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स। नाम सुना है क्वार्क्स का? ये एलिमेंट्री हैं।
कंपोजिट वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एलिमेंट्री से बने होते हैं, जैसे प्रोटॉन, ये क्वार्क्स का बना होता है, और न्यूट्रॉन्स, ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, इन तीनों का बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बजाते खुद एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बने होते हैं। वैसे हम फंडामेंटल पार्टिकल्स तीन को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दे आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। इनके अलावा भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे हिप्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन वगैरह, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो इस एनालिसिस हम ये बात निकाल सकते हैं कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, यानी जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, ये क्वार्क की दो टाइप्स हैं। जितना भी मैटर है, ग्रीक फिलोसफर्स का ख्याल था वो एटम्स का बना है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च कहती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स का बना हुआ है। ठीक है जी, ये सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये डिवाइड नहीं किए जा सकते। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ एटम्स ये दो ही हैं जो डेफिनेशन में मैंने ऊपर लिख दिया। दो तरह के एटम्स हैं, वो जो एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और वो जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये भी पढ़ते जाएं डियर स्टूडेंट, आपको मैं मैटर क्लियर करवाता हूं, इसके बाद फिर हम क्लास ऑफ कर देंगे। ठीक है, मैटर की दो बड़ी टाइप्स हैं, सब्सटेंस और मिक्सचर। डियर स्टूडेंट, ये सिंपल सी बात है, नाइन्थ की बुक में लिखी है, बट बहुत से लोगों को ये चीजें क्लियर नहीं होती। व्हाट इज सब्सटेंस? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। इसकी दो टाइप्स हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। दिस इज द टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। अगर वर्ड बोला जाए ना सब्सटेंस, तो आपके माइंड में दो बल्ब जलने चाहिए। एक रेड कलर का, उस बल्ब पे लिखा होना चाहिए एलिमेंट, और एक समझ लें कोई और कलर, ग्रीन कलर का, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कंपाउंड। यानी सब्सटेंस का मतलब है ये दो चीजें, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। इनमें डिफरेंस क्या है? एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट सब्सटेंस, यानी केमिकल रिएक्शन करवा के या किसी और फिजिकल मेथड से इसको, इससे सादा तरीन सब्सटेंस में, सादा तरीन चीज में चेंज नहीं किया जा सकता। एलिमेंट सबसे सादा तरीन चीज होती है। ठीक है, मैं आपको इसकी रीजन बताता हूं और समझाता हूं। आप सब लोगों ने वाटर का तो पता ही है। आपको पता है वाटर भी किसी दौर में एलिमेंट समझा जाता था, ये आपको पता है? कहा जाता था कि वाटर बुनियादी चीज है, ये सिंपलेस्ट चीज है, और ये एलिमेंट है, ये कहा जाता था। बट पता चला जब इलेक्ट्रिसिटी इजाद हुई, बिजली, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई गई, तो कैथोड पर मिली हाइड्रोजन गैस और एनोड पर मिली ऑक्सीजन गैस। तो पता चला ओहो, वाटर को तो मजीद सिंपल किया जा सकता है दो चीजों में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में।
तो फिर वाटर बजाते खुद सिंपल चीज तो ना हुआ, इसको इससे भी सिंपल चीजों में ब्रेक डाउन कर दिया गया। तो इसलिए फिर हम वाटर को एलिमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि एलिमेंट तो खुद सादा तरीन चीज होती है जिसको मजीद सिंपल नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये जो नाम है ना एक्चुअली हाइड्रोजन, ये इसी सेंस से बना हुआ है। हाइड्रो मीन वाटर और जिन्स मीन फॉर्मिंग, यानी पानी बनाने में ये एलिमेंट यूज होता है। और ऑक्सीजन का नाम ये ऐसी एडिशनल चीज है। ऑक्सो कहते हैं एसिड को, और जिन्स कहते हैं फॉर्मिंग को। जितने भी एसिड्स हैं ज्यादातर उनमें ये ऑक्सीजन मौजूद होती है, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, कार्बोक्सिलिक वगैरह वगैरह में। सो ये इनके नाम है। ठीक है। एलिमेंट की मजीद डेफिनेशन है कि कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर। और ये किन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट? इंडिपेंडेंट एटम्स की शक्ल में भी, यानी एलिमेंट जो है वो हो सकता है इंडिपेंडेंट एटम्स पर मुश्तमिल हो, जैसे नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में इंडिपेंडेंट एटम्स हो सकते हैं। हो सकता है एलिमेंट मेटेलिक बॉन्डेड एटम्स पर मुश्तमिल हो, जैसे सोडियम, पोटाशियम, आयरन। ये भी एटम्स पर ही मुश्तमिल होते हैं, लेकिन इन ये एटम इंडिपेंडेंट नहीं होते, इनका मेटेलिक बॉन्ड होता है। और एलिमेंट इस शक्ल में भी पाया जाता है, मॉलिक्यूल्स की हालत में भी पाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन गैस O2, ओजोन, सल्फर S8, फास्फोरस P4। ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, और ये सब एलिमेंट्स जो हैं वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक एलिमेंट तीन हालतों में, तीन तरह की चीजों पर मुश्तमिल होता है, समझ लें। इंडिपेंडेंट एटम्स पर, या मेटेलिक बॉन्ड वाले एटम्स पर, या कोवलेंट बॉन्ड वाले एटम्स पर भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई बता सकता है मुझे? इसलिए हम सिंपल बॉन्डेड एटम्स बता सकते कह देते हैं। जैसे कि डायमंड में, ग्रेफाइट में आप देखते हैं कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स होते हैं, लेकिन वो किसके होते हैं? कार्बन एलिमेंट के होते हैं। सो एलिमेंट जो हैं वो बॉन्डेड एटम्स की हालत में भी मिलते हैं, और मॉलिक्यूल्स की हालत में भी मिलते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बिल्कुल। नहीं, एलिमेंट ब्रेक तो किए जा सकते हैं ना, एटम्स तोड़े जा सकते हैं, बट उससे सादा कोई चीज नहीं बन सकती। और एक एक तरीका है, आप जो है वो जैसे न्यूक्लियर जो मेथड है उससे आप एटम को तोड़ सकते हो। जैसे यूरेनियम एलिमेंट का एटम है, लेकिन जब उसको ब्रेक डाउन किया जाए तो दूसरे एटम्स बन जाते हैं, कोई और एलिमेंट्स बन जाते हैं। सो इसलिए कहा जाता है कि एलिमेंट जो है उसको केमिकल या फिजिकल मेथड से सिंपल चीज में चेंज नहीं किया जा सकता। न्यूक्लियर रिएक्शन से आप कर सकते हैं। अब शायद क्लियर हो गया आपको, न्यूक्लियर रिएक्शन से हम कर सकते हैं। यूरेनियम को, एटम को हम दूसरे एलिमेंट्स में चेंज कर सकते हैं। यूरेनियम एक एलिमेंट है, लेकिन उसको दूसरे एटम्स में चेंज किया जा सकता है बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। मॉलिक्यूल पे भी हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। मॉलिक्यूल, केपीके की बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है मॉलिक्यूल की, जो कि गलत है। मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मैं इंटरव्यू में पूछता हूँ, डेमो क्लासेस में,
तो ज्यादातर लोग ये बात बताते हैं जो कि गलत है। जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स हो, अकेला एटम भी मॉलिक्यूल कहलाया जा सकता है, याद रखें। सो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस आ गया ना, इसका क्या मतलब है? एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी। मॉलिक्यूल दोनों में पाए जा सकते हैं, एलिमेंट भी कंपाउंड भी, दोनों में। इसलिए मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो। तो डी स्टूडेंट, मॉलिक्यूल एक एटम का भी हो सकता है, दो एटम्स का भी, तीन का भी, चार का भी, हजारों एटम्स का भी, लाखों अरबों एटम्स का भी एक मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है कि ये पार्टिकल होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ये शर्त है। अगर आपसे एटम और मॉलिक्यूल में फर्क पूछा जाए तो आप कहेंगे एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है, मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट, एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जबकि मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इसकी शर्त है। एटोमिसिटी कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स जो किसी मॉलिक्यूल में होते हैं। ये आपको पता है, ये कुछ मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक होते हैं, कुछ डाई, ये तो नहीं ना बताने की जरूरत आपको, है ना। जैसे नोबल गैसेस के जो एटम्स हैं वो अकेले अकेले रहते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। नोबल गैसेस के एटम ही मॉलिक्यूल कहलाए जा सकते हैं, मोनो अटोमिक मॉलिक्यूल उनको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एटम ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में पूरा उतर रहा है, बस, ठीक है। कुछ डाई एटॉमिक हो सकते हैं ट्राई, कुछ पोली एटॉमिक भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स की टाइप्स इस लिहाज से भी होती हैं, अगर वो सेम ही एलिमेंट के एटम्स होने कहते हैं होमोटॉमिक, अगर वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होने कहते हैं हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, P4 है, S8 है, ये तो होमोटॉमिक है। ओजोन का मॉलिक्यूल भी होमोटॉमिक है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल हेट्रोएटॉमिक है, ओके। ये मॉलिक्यूलर फार्मूले आपको दिखाए गए हैं। सो मॉलिक्यूल आपको क्लियर हो गया। कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं बड़े, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, या हेमोग्लोबिन है, इनमें बहुत सारे एटम्स, जैसे हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट 68,000 AMU है, और 10,000 एटम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। सो इसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। 10,000 एटम्स मौजूद होते हैं, और इसका मैस हाइड्रोजन के मैस से 68,000 गुना भारी होता है, इतना बड़ा ये मॉलिक्यूल है। अब मैं आपको कंपाउंड पे वापस लिए चलता हूँ। व्हाट इज कंपाउंड? ये मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये केमिकली बॉन्डेड हो एटम्स, और एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हों। जैसे वाटर में आप देखते हैं कि एटम्स डिफरेंट हैं, एलिमेंट के हैं। हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो ये मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, तो वो एक मॉलिक्यूल वाटर का बनेगा, ठीक है। वाटर में जब भी कंपाउंड बनता है तो एलिमेंट्स एक खास रेशो से एक दूसरे के साथ मिलते हैं हमेशा। मसलन वाटर, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से वाटर बनाना है, तो हाइड्रोजन गैस का 2 ग्राम रेशो ऑक्सीजन का 16 ग्राम,
ये दोनों की आपस में रेशो होगी 2:16। इसको सिंपल कर लें तो 1:8। यानी जितना मैस हाइड्रोजन का होगा उससे 8 गुना ज्यादा मैस ऑक्सीजन का होगा। ये दोनों एलिमेंट्स इस खास रेशो से वाटर बनाएंगे। हर कंपाउंड में एलिमेंट की खास रेशो होती है बाय मैस, हर कंपाउंड में, याद रखना। जैसे मैंने आपको एलिमेंट की फॉर्म्स बताई, तीन हैं ये, तीन तरह के पार्टिकल्स कह लें, ये तीन तरह की हालतों में एलिमेंट पाया जाता है। तो कंपाउंड दो तरह की हालतों में पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स और केटाइंस एंड एनायंस। यानी मॉलिक्यूल कंपाउंड में भी होते हैं, जैसे वाटर है, ग्लूकोज है, बेंजीन है, ठीक है, उनमें भी इंडिपेंडेंट होते हैं पार्टिकल्स जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और कुछ जो हैं कंपाउंड्स वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बने होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे पोटाशियम क्लोराइड। ये कोई बच्चा बात कर रहा था इधर, तो ये है। तो इनके केस में डियर स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इनको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इनमें केटाइन और एनायन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कोई केटाइन किसी एनायन से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सो हम कहते हैं कि इनमें मॉलिक्यूल नहीं है। ओके। सो बस एक इसको बस फाइनलाइज करते हैं। मिक्सचर जो है, दिस इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर की डेफिनेशन इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का मजमुआ होता है, बट वो सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे होते, केमिकली बॉन्डेड नहीं होते। याद रखना, टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्सचर में होते हैं, बट उनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं होते। जी, BeCl2, पता है क्या है BeCl2? ये भी अब टाइम मेरे पास से शॉर्ट था, अदरवाइज मैं आपको ये चीजें क्लियर करता। आपका जो जो फिक्रा है ये ठीक नहीं। BeCl2 दरअसल मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ओके। किस कंपाउंड का? बेरिलियम क्लोराइड का। इसमें Be यानी एक बेरिलियम के साथ दो क्लोरीन होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। सो इसके मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है BeCl2, और ये एक कंपाउंड है बिकॉज इसमें दो एलिमेंट्स आपस में बॉन्डेड है। हाँ जी, ये नॉन, वो फिर अलग बातें हैं, पोलर और नॉन पोलर, तो फिर डायपोल मोमेंट हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, मिक्सचर की दो बड़ी टाइप्स हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन हर जगह होती है, और आप देख रहे हैं कलर बराबर बराबर हर जगह तकसीम है। हेट्रोजेनस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, कहीं कंपोजिशन और होती है, कहीं कंपोजिशन और होती है। इस मिक्सचर को हेट्रोजेनस बोला जाता है। तो अब आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं और बात को खत्म करते हैं। आपने मुझे बताना है ये नाइट्रोजन और नियोन गैसेस ये एक सिलेंडर में बंद हैं। नाइट्रोजन नियोन, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल नियोन के मॉलिक्यूल के साथ कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते, ये याद रखना, ना कोवलेंट ना आयनिक। नाइट्रोजन गैस और नियोन गैस एक सिलेंडर में बंद हैं इकट्ठी,
तो आपने बताना है ये जो अब ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा, या होमोजेनस या हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं कहलाएगा। शाबाश। ये स्टूडेंट ये दोनों गैसेस हैं, तो गैसेस तो एक दूसरे में अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं। आपने डिफ्यूजन नहीं पढ़ा हुआ? डिफ्यूजन ऐसा थोड़ी होगा कि सिलेंडर में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल एक तरफ होंगे, नियोन के एक तरफ होंगे। ये तो मिक्स, अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। वो एयर की बात नहीं मैंने की, ठीक है, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं ना। एयर तो फिर हम उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये, इसको आपने एलिमेंट क्यों नहीं कहा? बिकॉज ये एलिमेंट दो हैं, इसलिए हमने इसको एलिमेंट नहीं कहा, क्योंकि ये तो दो एलिमेंट्स का बना हुआ है ना। आपने इसको कंपाउंड क्यों नहीं कहा, ये कौन बताएगा? इन दोनों के मिक्सचर को आपने कंपाउंड क्यों नहीं कहा? कौन बताएगा? शाबाश। दोनों के मिक्सचर को कंपाउंड इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज इनकी कोई रिएक्शन रेशो नहीं है। ये नाइट्रोजन के एटम, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल अलग फिर रहे हैं, नियोन के मॉलिक्यूल अलग फिर रहे हैं। ये आपस में इन्होंने, इनके एटम्स ने आपस में बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। अगर केमिकल बॉन्ड डिफरेंट एलिमेंट के एटम में मौजूद हो तो फिर बनने वाली चीज को आप कंपाउंड कह सकते हो। लेकिन अगर उसके एटम अलग फिर रहे हैं, उसके एटम अलग फिर रहे हैं, तो आप उसे कंपाउंड नहीं कह सकते, ठीक है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों अगर सिलेंडर में बंद हो तो क्या आप उसे वाटर कह सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, बताओ मुझे, पता चल जाता है आपका। नहीं कह सकते, शाबाश। ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करती जब तक कि स्पार्क ना दिया जाए। तो ये सिलेंडर में दोनों इकट्ठी रह सकती हैं, बट यहां आप इनको वाटर क्यों नहीं कह सकते, हालांकि दोनों एलिमेंट्स मौजूद हैं? क्यों नहीं वाटर कह सकते, क्यों नहीं कंपाउंड कह सकते? बिकॉज हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स अलग फिर रहे हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अलग फिर रहे हैं। अलग से मुराद है, हैं वो एक ही सिलेंडर में, लेकिन उनका आपस में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ। ये मेरा बात है अलग कहने का। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का आपस में कोई बॉन्ड नहीं है। दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एक दूसरे से चल रहे हैं। अगर ऐसा हो कि दोनों का आपस में बॉन्ड बन जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि वो कंपाउंड है, ओके। लो, एक लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस ओजोन? क्या ये एलिमेंट है, कंपाउंड है, होमो मिक्सचर है, हेट्रो मिक्सचर है? दिस इज द फार्मूला O3। इस फार्मूला को देख के आपने बताना है कि ये क्या है। मुझे रीजन बताओ, अपने आंसर की रीजन बताओ। आंसर आप सबका ठीक है, मुझे रीजन बताओ आप इसे एलिमेंट क्यों कह रहे हो? नहीं एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली तो कंपाउंड में भी पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, मिक्सचर में भी पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, फरमानुल्लाह। नहीं नहीं, फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन आप कहें तो सही आंसर नहीं है, लेकिन ये मोहम्मद फारस का जो आंसर का एंड वाला पार्ट है ना, मेड ऑफ सेम एटम्स, ये रीजन है इसके एलिमेंट होने की बच्चों।
ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ओजोन का, और ये ऑक्सीजन की एक फॉर्म है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के ही एटम्स मौजूद हैं, यानी सेम टाइप के एटम मौजूद हैं। तो फिर आप कह सकते हैं कि दिस इज एलिमेंट। आप समझ रहे हैं कि टेक्निकल बात क्या थी। एलिमेंट कहने की रीजन, आपने पढ़ा हुआ है ये एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑक्सीजन है, ये वो ठीक है बात, लेकिन टेक्निकली आप एलिमेंट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसमें सेम टाइप के एटम्स हैं। ठीक है। अगर ओजोन सिलेंडर में बहुत ज्यादा पड़ी हुई है और उसमें मैं थोड़ी सी नाइट्रोजन गैस एंटर कर देता हूं, अब भी आप अब आप उससे क्या कहोगे? अगर ओजोन गैस से मैं थोड़ी सी नाइट्रोजन गैस एंटर कर देता हूं, अब आप क्या कहोगे? मिक्सचर कहोगे, या एलिमेंट कहोगे, या कंपाउंड कहोगे? मिक्सचर कहेंगे। शाबाश। गुड। चलें, ठीक है जी। एयर का तो आपको पता ही है सबको, सो इसका पूछने का मेरा ख्याल है कोई फायदा नहीं, है ना? क्या ख्याल है, एयर क्या एलिमेंट है या एयर मिक्सचर है? तहसीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। अगर आप इस सेंस में कह रही हैं, मैं एक्चुअली बेसिक बात पूछ रहा था। तो अगर आप एलोट्रॉप को उस सेंस में लेते हैं और आपका वही मतलब था, तो फिर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है तहसीन। तो मैं जरा सिंपल लेवल पे, यानी सादा सी बात पूछ रहा था कि एलिमेंट किसको कहते हैं। चलिए। तो एयर मिक्सचर है, एयर हेट्रोजेनस नहीं होता फॉर्मूला, एयर होमोजेनस, ये भी वही बात फिर कि ये गैसेस का मिक्सचर है। सो ये होमोजेनस होता है, या एयर हेट्रोजेनस नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का डेमो और आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।